चलिए, गुड मॉर्निंग। आज 8 से 10 मिनट पहले क्लास छोड़ेंगे हम आप लोगों का। 8 मिनट से 10 मिनट के पहले होता कि सातों में, इसलिए पहले हम आ गए थे, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में हमको रहना पड़ गया इतना देर। अब लिखना है आपको इस पर आंख पर कम जोर पड़ता है और उजला पर आंख पर जोर ज्यादा पड़ता है। हाँ, ओ दे रहने दे हो, इस सबका आंखें खराब हो जाएगा जल्दी। है यहां लिखेंगे अब यहां देखिए तो यहां से दिखाई दिया। देखिए, अब लिखिएगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन लिखाता हूं, फिर समझाता हूं। एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, आज बता रहा था एक लड़का, आज बता रहा था, अभी आप लोग तो पढ़े नहीं किए हैं, कम पढ़े हैं, कि सर आप जितना पढ़ाए हैं इस कॉपी से 7 तारीख के एग्जाम में 3 क्वेश्चन ज्यों का त्यों आ गए। अभी वाला कोई जीडी वाला एग्जाम था ना, हाँ, उसी में ज्यों का त्यों क्वेश्चन आ गया सर, 3 क्वेश्चन। लेकिन अभी 12 से 1 में लड़का बताया नहीं सर 4 क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है कि वो कम पढ़ा था इसलिए 3 क्वेश्चन लड़ा। तो पढ़ेंगे, लड़ेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से, अपनी कृपा से नहीं। क्या लिखे? एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। इसके 4 अंग हैं। इसके 4 अंग हैं। कोई नॉर्मल पानी पिला सकता है? गर्म नहीं, ठंडा नहीं है, ठंडा है नहीं, नॉर्मल पानी नहीं। उतना ना, उतना पानी पीकर क्या करेंगे हम ना? इतना पैसा हम पीते हैं 1 लीटर में, आधा लीटर में, ऐसे नॉर्मल है। हाँ, तो लाइए। तो अभी आप पूछे तो कहे कि जो नहीं है, वो नॉर्मल होता है, वो ठंडा होता है, वो गर्म होता है। फिर हाँ, हमको लगा कि फिर छोड़ दिए हैं, ये छूट नहीं गया है, छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपको फिर जाना पड़ता पानी लाने के लिए। क्या लिखे?
चरणार बिंद क्या लिखे? इसके 4 अंग हैं। पहला, बिना बाधा के निर्यात आयात हो सके। बिना बाधा के निर्यात आयात हो सके। दूसरा, बिना बाधा के पूंजी का आदान प्रदान हो सके। बिना बाधा के पूंजी का आदान प्रदान हो सके। तीसरा, बिना बाधा के तकनीकी का आदान प्रदान हो सके। बिना बाधा के तकनीकी का आदान प्रदान हो सके। चौथा, बिना बाधा के श्रमिकों का आदान प्रदान हो सके। बिना बाधा के श्रमिकों का आदान प्रदान हो सके। आदान प्रदान हो सके। नीचे लिखिएगा स्टार दे करके। 4 को हो गया ना। आर्थिक सुधार और उदारीकरण के जनक। आर्थिक सुधार के जनक। आर्थिक सुधार और उदारीकरण के जनक। आर्थिक सुधार और उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। किंतु इसका श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है। किंतु नहीं रे, किंतु ऐसे, किंतु क्या बोलेंगे? किंतु इसका श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है। नरसिम्हा राव को जाता है। नीचे लिखिए, आर्थिक सुधार बराबर, आर्थिक सुधार बराबर, आर्थिक सुधार बराबर उदारीकरण जोड़ निजीकरण। आर्थिक सुधार बराबर उदारीकरण जोड़ निजीकरण जोड़ वैश्वीकरण। उदारीकरण जोड़ निजीकरण जोड़ वैश्वीकरण। अब लिखिए मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके प्रतिपादक पाकिस्तान के महबूब उल हक हैं। पाकिस्तान के महबूब उल हक हैं। इनके सहयोगी अमर्त्य सेन हैं।
इनके सहयोगी अमर्त्य सेन हैं। अमर सेन हैं। पहली बार यूएनडीपी द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी किया गया। मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी किया गया। इसके अंतर्गत 3 बातें आती है। इसके अंतर्गत 3 बातें आती है। पहला, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा। दूसरा, साक्षरता दर। साक्षरता दर, कोष्ठ में कर देंगे ज्ञान। कोष्ठ में ज्ञान। तीसरा, प्रति व्यक्ति आय। कोष्ठ में करेंगे अमेरिकी डॉलर के आधार पर। अमेरिकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर के आधार पर। हो गया। अब लिखिएगा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 21-22 के अनुसार 191 देशों में, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में कुछ देशों का स्थान इस प्रकार है। कुछ देशों का स्थान इस प्रकार है। 2021 की भी रिपोर्ट है, 2022 की, दोनों को एक संयुक्त रूप से किया गया है। 21-22 दोनों का। 2 खाना बनाइए। यहां खाना बनाइए, खाना बनाइए। तीन 4 घंटा से पढ़ रहे हैं ना, खाना नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। पहला में लिखिए देश। देश। दूसरा में लिखिए कचौड़ी। कह रहे हैं देश तक कचौड़ी लिखता है, तो कचौड़ी बुझा रहा है। पहला खाना में लिखिए देश, दूसरा में रैंक। रैंक रैंक। हाँ, कितने नंबर पर है, क्या समझदार लड़का है, वाह। पहला देखिए, पहला स्थान में लिखिएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड लिख दे, बाप रे बाप। स्विट्जरलैंड 1 नंबर, रैंक में पहला। पहला लिखिए, दूसरा लिखिए। आप कैसे लिखिए, बाप रे। अब फर्स्ट ऐसा लिखते हैं कि लगता है कि 7 भी है, 2 भी है, फर्स्ट भी है, सब कुछ दिखाई देता है। देखिए, अच्छा तो समर्थन तो करवे कीजिएगा।
जब ओके रंग के लिखिए तो समर्थन तो करना ही है ना। स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे, 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 सब हम लिखिए थे तो लिखेगा क्या तू लोग। नॉर्वे दूसरा स्थान, सब दिन रहता था नॉर्वे पहला स्थान पर, इस बार हो गया नॉर्वे दूसरा स्थान पर। अब लिखिए श्रीलंका, श्रीलंका, मारेंगे कि हम श्रीलंका लिख दें। वो ऐसे बोल रहा है, हम समझ रहे हैं, वो देखा कि सब जो लिखवाया रहा तो हम कहने लिखवाते। श्रीलंका 73, 73, चीन, चीन 79, चीन, चीन भीम नहीं, चीन 79, बांग्लादेश, नहीं रुकिए रुकिए, भूटान, भूटान 127, बांग्लादेश 129, भारत 132, बांग्लादेश 129, हमसे भी अच्छी स्थिति में है वो। शर्म आना चाहिए आपको पूछने में कि हमारा भारत बंगाल से पीछे है। ताली बजा रहा है कोई पर, देखो कौन ताली बजा रहा है इस पर जी। बांग्लादेश कितना, अब भारत 132, आगे लिखिएगा। म्यांमार, म्यांमार 149, 149, पाकिस्तान के पूछेगा 161, 161, हाँ सही ना था, एक बार जाकर बुझा रहा है इसको। पाकिस्तान 161, 161। अब सुनिए, लास्ट में है नाइजर, नाइजर, नाइजर। अब कहां तक याद रखेगा आदमी। नाइजर का 192, 191 है, 91 है ना, कितने 191 हो गया। सुनिए, इंडिया के पूछ रहा है, भारत के अलग है, इंडिया के अलग है, सुन लीजिए। कहां ध्यान रहता है। अब सुन, वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। वैश्वीकरण रखिए, रखने के लिए दे रहे हैं तो आप ये क्या एकदम घबरा गए कि क्या भाई, जांच नहीं कर रहे हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। भारत के हैं हम, आप लोग विदेशी हैं। खड़ा होकर पढ़ाता हूं, अब बोलता हूं खड़ा होकर, लिखाता हूं बैठकर, लिखाता हूं, पढ़ाता हूं, इसलिए बैठ जाता हूं कि बड़ी पैदल चलता हूं। ज्यादा पैदल चलने से भी हड्डियां घिस जाती है, तो ज्यादा खड़ा रहना भी। हाँ, इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे कि हाथ की रेखा बदल जाएगी। हाँ, सनी देओल का। अच्छा, वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। हम भारत के हैं, आप लोग विदेशी हैं। ये मेरे सामने जितने बैठे हुए सब विदेशी है। चाइना, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान छोड़कर, है ना। शर्म आना चाहिए बोलने में। यस सर। यस सर। तो आप विदेशी हैं, हम देश हैं। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं,
हम कैसे जुड़े? विद्वानों ने कहा, अर्थशास्त्रियों ने कहा, विकसित देशों ने कहा, विकसित देशों ने कहा जुड़ने का कोई तरीका होना चाहिए। विकसित देश ने 3 अंग बताए थे, विकसित देश ने 4 अंग नहीं बताए थे। 3 गो में टिक लगा करके ऊपर से तीनों में लिख दीजिएगा विकसित देश, ताकि आपको याद रहे कि विकसित देश ने कितने अंग बताए थे? 3। अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाइएगा तो कहिएगा कि आप तो सब बताए थे वो। हाँ, वो 3 गो जो बताए थे, कौन 3 गो? हाँ, आयात निर्यात बिना बाधा के हो सके, पूंजी का आदान प्रदान, तकनीकी का आदान प्रदान, ये तीनों बताया था विकसित देश। विकसित देश कम स्वार्थी नहीं होता है, बहुत बड़ा स्वार्थी होता है। वो जहां उसका फायदा होगा वहीं काम करेगा। कहा कि भाई जुड़ने, ए बाबू, जुड़ने का आधार होना चाहिए, बिना बाधा के निर्यात आयात हो सके। मैं निर्यात करूंगा, तू रोक मत लगाना, तू भी निर्यात करना, हम भी रोक नहीं लगाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? हमारा संबंध आपके साथ अच्छा होगा, आपका संबंध हमारे साथ अच्छा होगा। निर्यात आयात बिना बाधा के हो सके और पूंजी का आदान प्रदान बिना बाधा के हो सके। पूंजी का आदान प्रदान बिना बाधा के हो सके। हमारी पूंजी आपके यहां जाए, आपकी पूंजी मेरे यहां आवे। हमारी पूंजी आपकी पूंजी हमारे यहां आवे। इसको कहते हैं तकनीकी का आदान प्रदान। हमारी तकनीक आपके यहां जाए, तकनीकी आपकी तकनीक हमारे यहां आवे। अब बताइए, तकनीक के मामले में, पूंजी के मामले में, निर्यात के मामले में तो विकसित देश संपन्न है ज्यादा, हमसे ज्यादा संपन्न तो वही है। बोलिए सर। तो ज्यों ही वो संपन्नता दिखाता है, ये तीनों में उसका लोभ था। इससे विकासशील देश को ही फायदा होगा, ऐसा नहीं कि विकासशील देश को फायदा नहीं होगा, होगा, लेकिन ज्यादा फायदा विकसित देश को होगा, क्योंकि वो पूंजी हमारे देश में लगाएगा और लाभ उठा करके ले जाएगा। हमारे देश में तकनीक लगाएगा, अपनी तकनीक उत्पादन करेगा, तकनीक को निर्यात करेगा हमारे देश में। और पूंजी, तकनीक, निर्यात, आयात, ये तीनों हो गए। अब बताइए, अमर्त्य सेन ने मना किया भारत पाकिस्तान को, ये भारत और पाकिस्तान मत अपनाना वैश्वीकरण को, अपनाओगे तो पछताओगे, चिंता मत करो, मत अपनाओ। विकसित देश ने कहा, ओ, अमर्त्य सेन ने भारत जैसे देश को मना कर दिया, और भारत जिसमें नहीं जुड़ेगा वो सफल नहीं होगा। किसी देश के नई नीति को लागू करने के लिए, सफलता होने के लिए, भारत की एक देश नहीं है, ये तो उपमहाद्वीप है, ये तो अपने एक महादेश है। कहा कि ठीक है, अपनाओ, नहीं अपनाओगे पछताओगे जीवन भर। क्या अमेरिका ने दबाव डालना शुरू कर दिया भारत पर कि नहीं तो नहीं अपनाएगा, नहीं अपनाएगा तो इसको पेट्रोलियम का निर्यात बंद। भारत के सामने खाड़ी संकट भी था। भारत के सामने केवल उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार था कि हम 1 सप्ताह के लिए पेट्रोलियम का आयात कर सकते थे, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए पेट्रोलियम का आयात कर सकते थे, इतना ही हमारे पास था। लेकिन और वर्ल्ड बैंक को कहा कि भारत पर दबाव डालो, चारों ओर से भारत को घेर लिया। भारत ने कहा, अमर्त्य सेन साहब अब मैं क्या करूं सो बताइए। अमर्त्य सेन साहब ने कहा, चिंता मत करो, अब क्या काम करो, अब क्या करो, अपना लो, लेकिन अपनाने के पहले सावधान, सब विकासशील देश एक हो जाओ और विकासशील देश एक होकर के कहो कि एक चीज हमारी बात मान लीजिए, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं। तो कौन सी? तो श्रमिकों का आदान प्रदान बिना बाधा के हो सके, जोड़ो। अमेरिका तो देखा कि अरे श्रमिक के मामले में तो विकासशील देश बड़ी संपन्न है, भारत संपन्न है, चाइना संपन्न है, सब संपन्न है, ये तो हमको लपेट लेगा, लिया इसमें, एक के लाइन में लपेट लिया। अमेरिका ने कहा नहीं मानूंगा। विकासशील देश ने भी कहा तुम मेरी एक बात को नहीं मान सकते हो तो मैं भी नहीं मानूंगा, जो देखा जाएगा देखा जाएगा। तो सोच ही ले कि हमें कष्ट झेलना है तो झेलना है, क्यों मानेंगे? लेकिन ऐसा स्वाभिमान भी बर्बाद कर देता है व्यक्ति को। स्वाभिमान से विवेक, अगर भीष्म पितामह केवल अपनी रक्षा नहीं कर, अपने प्रण को तोड़ देते, इतने आदमी की हत्या होने से बच जाते। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के चलते सबको खत्म करवा दिया। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी प्रतिज्ञा को तोड़ने से अगर पूरे विश्व की रक्षा हो तो हमारी प्रतिज्ञा तोड़ने में क्या दिक्कत है हमारी समझ से?
कहा ठीक है। श्रमिकों का आदान प्रदान, अंत में कहा अमेरिका ने कि ठीक है, मैं जोड़ता हूं, मानता हूं, स्वीकार करता हूं। इसलिए 4 अंग हो गए। कौन चारों चारों समझ गए? चारों को जोड़ दिया, 4 अंग हो गए। अब कहा कि जब चारों जुड़ गए तो आखिर अब क्या किया जाए? कहा कि बैठ ही जाते हैं एक जगह, ऑनलाइन के सामने एक जगह स्थिर रह करके पढ़ाना बड़ा कठिन है। घूमते रहने से ठीक रहता है, घूमते रहने चाहिए, लेकिन ये सब देख नहीं पाएगा। हाँ है कमरा सामने में। अच्छा, तो अब कहा कि ठीक है, नतीजा है जब स्वीकार कर लिया गया तो हमारे श्रमिक विदेश जा सकते हैं, विदेशी श्रमिक हमारे यहां आ सकते हैं। अरे विदेशी भाई जान, आपके लायक हमारे देश में काम मिलेगा तब ना भेजोगे। हमारे यहां तो अपने इतने लोग हैं कि काम मिल नहीं रहा है, तू क्या भेजेगा? हाँ, हमारे यहां आना है तो ई रिक्शा के लिए आओ। हमारे यहां ई रिक्शा चलता है, चलाओ गांधी मैदान से मुसल्लापुर हाट। और हमारे विद्यार्थी तुम्हारे यहां जाएंगे, वो पदाधिकारी बनेंगे। पदाधिकारी मतलब फैक्ट्री में काम करेंगे, कल कारखाने में काम करेंगे, वो सब। कहा ठीक है, श्रमिकों का आदान प्रदान बिना बाधा के हो सके। आज 3.25 करोड़ भारतीय विदेशों में है। कोई हमसे क्या बात करेगा? तेरी जितने देश की जनसंख्या उतना तो हम जहां तहां बसाते हैं। भारत से कोई क्या बात करेगा? जितना तेरे देश की जनसंख्या है उतना मैं विदेशों में रखे हुए हूं। तो 3.25 करोड़ जनसंख्या को अगर एक जगह लाकर खड़ा कर दिया जाए तो एक देश बन जाएगा। एक देश क्या बन जाएगा? कई देश बन जाएगा। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या मात्र 85 लाख के करीब है, बस 85 लाख। 85 लाख तो हमारा सामने मुसल्लापुर हाटे में रहता है। एक मुसल्लापुर हाट बराबर स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में किसी बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। यहां मुसल्लापुर हाट पार करने में 2 घंटे का समय लगेगा। आप 4 चक्का से आप यहां शाम में आ जाएं, 2 घंटा लगेगा आपको। एक स्विट्जरलैंड बराबर मुसल्लापुर हाट। वाह, ऐसी महान जगह पर हम लोग पढ़ते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्या बात है। और आर्थिक सुधार के जनक मनमोहन सिंह को माना गया, लेकिन श्रेय जाता है नरसिम्हा राव को, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव ही थे। प्रधानमंत्री अगर नहीं करते तो मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाते। तो जनक भले ही हो गए, क्योंकि रास्ता वही बताया था, उन्होंने ही बताया था। अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, नहीं है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं ये मनमोहन सिंह। और चूंकि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, इसलिए श्रेय चला गया नरसिम्हा राव को। इन्होंने कहा तुम लागू, हमें आप उपाय बताइए मनमोहन सिंह जी, मैं लागू करूंगा। इन्होंने अर्थशास्त्रीय ढंग से उपाय बताया, लागू कर दिया। अब है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में 3 बातें हैं। कौन कौन? मानव विकास सूचकांक में 3 बातें हैं। जीवन प्रत्याशा, रुक जाइए, प्रति व्यक्ति, आप तो समझ रहे हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। साक्षरता दर मतलब ज्ञान। हालांकि ज्ञान लिख देते हैं लोग, लेकिन साक्षर होने में या ज्ञान होने में इतना आसान है। अरे ज्ञान वह है जो अहंकार को दूर करता है। ज्ञान वह नहीं जो नौकरी देता है। शिक्षा से नौकरी मिलती है, ज्ञान से नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन पर्यायवाची शब्द में चलता है, शिक्षा कहिए, ज्ञान कहिए, साक्षरता दर कहिए, तो सब चलता है। ज्ञान वह है जिससे अहंकार दूर हो जाए, शिक्षा वह है जिससे आपकी नौकरी मिल जाए। और तीसरा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब जन्म के समय जीने की औसत आयु का अनुमान। जन्म के समय जीने की औसत आयु का अनुमान। जैसे क्या सारे लोगों को मरने की उम्र एक ही होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग। कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहा, कोई 150 वर्ष तक, कोई 200 वर्ष तक, कोई 3, मानिए ना, कम का है माने
जब मनबे करना है तो क्यों कम माने? कोई 300 बरस तक, कोई 400 बरस तक, कोई 500 बरस तक। कम से कम कितना जीवित रहा? हम मान रहे कम से कम 100, तो इस सवाल कम से कम मान रहा है 500, तो आप 2000 करवाइएगा क्या? एक तो ऐसी ज्यादा है। देखिए, कम से कम 100, अधिक से अधिक औसत हो गया 300। इसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 70 बरस है, 69 दशमलव समथिंग, 70 वर्ष के लगभग है जीवन प्रत्याशा। जापान की जीवन प्रत्याशा 85 साल से ऊपर है, और भारत का लगभग 70 साल के करीब। कारण है ना, कारण उसका है, बताता हूं कारण। अभी जहां क्लास है मेरा, वहां पहले अब रिटायर कर गए एक साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, वही चला रहे थे। तो आज क्लास रहता नहीं है, लेकिन स्पेशल लगा दिया गया है 3 बजे से, इसलिए जाना पड़ रहा है 10 मिनट पहले। तो नाम भूल रहा हूं, उनका बेटा जापान में रहता है, तो गए हुए थे। तो मैंने पूछा उनसे कि सर, आप जापान में गए और भारत में रहते हैं, क्या अंतर पाए? उनके अंतर को मैं पढ़ाई से जोड़ दिया। कहा क्या कहूं, वहां के जीवन बड़ा रूटीनवत है, रूटीनवत है एकदम पूरा जीवन। सुबह सवेरे उठ जाना, निवृत्त होकर के एकदम स्नान ध्यान जो करता है कर लेना, और थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, हल्का नाश्ता करता है। दोपहर में खाना खा लेता है, शाम में कुछ हल्का नाश्ता करता है, दोपहर के बाद खाने के बाद फल खाता है, एक फल खाता है, रात्रि में फिर खाना खाता है, हल्का खाना, एकदम हल्का खाना, एकदम रूटीनबद्ध जीवन को है। लेकिन सवेरे उठना, सवेरे सोना, दोनों उसका नियम है। हमारे यहां उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों नहीं ज्यादा रहेगी? हमारे यहां बताइए, सोने का कोई समय है? 8 बजे सो जाते हैं ना, तो 2 बज जाता है। सही बात है कि नहीं है? अंत रात भर जगे भी रह जाते हैं। तो ऐसे जीवन प्रत्याशा आपकी नीची होगी अगर ऐसे रूटीन रहेंगे। तो रूटीन को ठीक रखना है तो नियम से खाना होगा, समय से खाना होगा, समय से सोना होगा, समय से जागना होगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। आपके जीवन प्रत्याशा बढ़ाना आपके हाथ में भी है। उन्होंने कहा, और यहां क्या समय से खाता है, वहां समय से फल खाता है। यहां क्या है, दोपहर में विद्यार्थी जाएगा बेचारा, क्या करे, दिन 4 घंटा क्लास करके गया है, बनाएगा, और फिर शाम में 4 बजे से क्लास है, चावल बनाया, पूछा कितना बचल है रे, का एक कटोरी और है, लाओ को देखिए लेते हैं, उसको भी देख लेगा, सब्जी या भाते मार लेगा पूरा, दाल नदारत। अच्छा अब बताइए, ऐसे से जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ेगी? हूर लेता है, खाता नहीं है यहां, ताकि न इधर भूख लगे न उधर भूख लगे। और दूसरी बात है कि फल खाने का नियम है जापान में, एक फल डेली खाएगा नियम पूर्वक। हम लोग एक फल डेली खाते हैं, खाना होगा तो एक फल से क्या होगा, एक दर्जन केला खरीदेंगे, यहां से मुसल्लापुर हाट खरीदेंगे, बिकना पानी जाते जाते 1 दर्जन केला खत्म। इस खाना है, कहता है वो से कुछ होता है, रेखे वो डेली खाना तू, जब तक पेट भरना छोड़ दीजिए, हूर नहीं लेगा। जैसे बिहार में जब तक बस में कोच नहीं लेगा तो खोल नहीं सकता है, वैसे ही जब तक ही, तब यहां कहेगा खा लिए है थोड़ा ज्यादा सर, ला नींद आती है। अरे खाना खाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है मस्तिष्क में, इसलिए नींद आती है। नींद आने का एक कारण है। फल सेव खाइए, बहुत फायदेमंद चीज है। और सीजनल फल खाइए, एक सेव नियम रखिए, और सीजनल फल जरूर खाइए, एक ही सही है। आप लोग कहते हैं हम खुद नहीं खाते हैं, हम लोग बिहारी मेंटलिटी है ना। अब वहां उन्होंने कहा कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं, एक तिनका भी मिल जाता है तो लोग उठाकर कूड़ेदान में डाल देता है। और यहां कूड़ेदान में नहीं, बिस्किट खाएगा, बिस्किट की डिब्बा रोड पर फेंकेगा,
सही बात है कि नहीं है? इससे कचरे फैलते हैं, कचरे से जीवन प्रत्याशा कम जाती है। यहां कचरा क्या, यहां तो कचरा एक बेचारे, यही मुसल्लापुर हाटे की बात है, यही साई मंदिर के आसपास में ही, कि एक बेचारे सज्जन थे, बेचारे सज्जन हैं, थे क्या हैं, वो टीचर हैं बेचारे, पढ़ा, सुबह सुबह 5 बजे टहल रहे थे, कोनो व्यक्ति ऊपर में गया या गई जो कहिए, पॉलीथीन को जुट्ठा कुट्ठा वाला नचा करके फेंकी, ऐसा कि बेचारे के सामने ही खुल गया पूरा। अब पूरा जुट्ठा कुट्ठा से नहा गए। अब नहा गए तो अब ऐसी, अब यहाँ लगल है, यहाँ लगल है, यहाँ पूरा लगल है। अब लौट गए घर, मैडम पूछे कि क्या हुआ, कहा कि अरे वो कोई फेंक दी ऊपर से, हम लोग क्या कहें, अब कुछ बोल नहीं सकते थे, वो फेंक दी, वही पड़ गया हमरे। अब ऐसा हुआ कि उनके पास खुलियो गया, नहीं खुलता तब आके ना लगता, खुल गया। कहा कि सर उस दिन से टहलना ही बंद कर दिए हम के ना। अच्छा, जापान में कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां थूक नहीं फेंक सकते हैं आप, अगर थूक फेंकेंगे तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगे, आप पर फाइन हो जाएगा। लेकिन भारत में कैमरा के कौन कहे, देह पर थूक फेंक दीजिए, कोई फाइन का प्रावधान नहीं है, कोई फाइन का प्रावधान नहीं है। ये समस्या है। तो आपके यहां तो आपके यहां जीवन प्रत्याशा कम होने का यही कारण है। और एक और कारण है, साउंड प्रदूषण के कारण भी हमारी जीवन प्रत्याशा कम होती है। देखिएगा, जाम में फंसा हुआ है, कल ही हम देख रहे थे, हॉर्न मारते रहेगा, आगे जब जाम हो तो हॉर्न काहे मार रहा है? ये समस्या है। इस प्रकार से ये, चलिए और लिखिए, एक लाइन और लिखिए नीचे, प्रति व्यक्ति आए स्टार दे करके, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का उपयुक्त, आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त मापदंड है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त मापदंड है। उपयुक्त मापदंड है, लिखिएगा, आर्थिक विकास और वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त मापदंड है। आर्थिक विकास और वृद्धि, आर्थिक विकास और वृद्धि सामान्यतः आर्थिक विकास और वृद्धि में अंतर नहीं है। आर्थिक विकास और वृद्धि में अंतर नहीं है। किंतु अंतर माने जाने पर आर्थिक विकास का प्रयोग आज यह चैप्टर समाप्त। आर्थिक विकास का प्रयोग अल्प विकसित या विकासशील देशों के लिए होता है। आर्थिक विकास का प्रयोग अल्प विकसित या विकासशील देशों के लिए होता है। जबकि आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। अब लिखिए, आर्थिक अधिसंरचना, हेडिंग, आर्थिक अधिसंरचना, आर्थिक अधिसंरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैश देकर लिखिए। बैंकिंग, सड़क, रेलवे, परिवहन, सड़क, परिवहन, संचार, विद्युत आदि। अब लिखिए सामाजिक अधिसंरचना। हो गया आज भी टाइम, कहां जा सके पहले हम। सामाजिक अधिसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। आर्थिक अधिसंरचना का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देता है, और सामाजिक अधिसंरचना का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था के विकास में अप्रत्यक्ष योगदान दे लेकिन सामाजिक कल्याण में प्रत्यक्ष योगदान दे। तो आज यह चैप्टर समाप्त हो गया। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल देखेंगे, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। चलिए, धन्यवाद। कल बृहस्पति है। अरे राम, तो शुक्रवार को।